जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है जहां पर सभी को अपनी अपनी बातों को रखने की आज़ादी मिलती है। वहीं अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि भी मुखर होकर समस्याओं से लोगों को अवगत कराते हैं। सरकार हो चाहे खास हो, हर मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। आज हमारे साथ आमने सामने में एक मुखर जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार मुखर होकर मुद्दों को उठाते हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम है जयराम महतो। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं और आज हमारे साथ आमने सामने कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से मुखर होकर वो बातों को रख रहे हैं, वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से समस्याओं का समाधान होने की जरूरत है। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आमने सामने कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सबसे पहले, और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, और आपकी टीम को नववर्ष की हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मुखर होकर आप बातों को रखते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे आम सभा हो, क्या लगता है कि वो समस्याएं का निष्पादन होता है? देखिए, जितनी भी बातें सामने आती हैं, जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हमारा प्रयास होता है कि हर एक समस्याओं का समाधान हो। अगर हमारे स्तर से होता है तो हम अपने स्तर से करेंगे, अगर सरकार के स्तर से हो तो सरकार के स्तर से हो, विभागीय स्तर से है तो विभागीय स्तर से हो। लेकिन ओवरऑल अगर एक रिपोर्ट कार्ड हम प्रस्तुत करें तो हमें लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। कुछ समस्याएं लटक के रह जाती हैं, कुछ समस्याएं कुछ और दिन के लिए चली जाती हैं कि भाई कुछ दिनों बाद होंगी, तो तत्काल सारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। सही कहा आपने, लेकिन बहुत तरह के जो मामले हैं आपने पहले से भी उठा रखे हैं मामले को लेकर, चाहे वो छात्रवृत्ति के मामले हों या फिर वो और अन्य मामले हों, अपने विधानसभा क्षेत्र के भी मामले को आपने उठाया है। तो क्या लग रहा है, वो धरातल पर हो पाएगा सफल या फिर वो उठा ही रह जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है मंशा। अगर जो विधायिका के अंग हैं, जो कार्यपालिका के अंग हैं, अगर उनकी मंशा रहेगी, विशेषकर इन दो लोगों की, तो हमें लगता है कि कोई भी काम हो सहजतापूर्वक हो जाएगा। क्योंकि इस राज्य में अगर समस्याएं हैं तो समाधान करने के तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कोई कार्य, उस कार्य का समाधान करने के कई रास्ते हैं। तो हमें लगता है कि अगर उसका अनुकरण किया जाए तो लगभग समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो विशेषकर सत्ता में मुख्य रूप से हैं, हम लोग तो मान के चलिए एक पार्टी के इकलौते विधायक हैं, लेकिन जिनके पास सत्ता है, सत्ता की बागडोर है, उनका थिंक क्या है, वो कैसा सोचते हैं, वो कितने गंभीरतापूर्वक उन समस्याओं पर बैठते हैं, बात करते हैं, ये दिलचस्प होगा। या फिर वो केवल समय काटने जैसा कर रहे हैं कि सुबह, हाँ सुबह हो गई, किसी प्रकार दिन को काट लेना है। वो कितने गंभीर हैं लोगों की समस्याओं को लेकर, और ज्वलंत समस्याएं। तो वो जितना गंभीर रहेंगे, वह जितनी संजीदगी के साथ समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो मतलब क्या, मतलब समस्याओं को गंभीर तरीके से नहीं समझा जा रहा है नहीं, या बिल्कुल। परखा जा रहा है? हम गंभीरता कैसे माने? अभी देखिए, हाल ही फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया था, जी उपायुक्त रामगढ़ को, जी जो वहाँ की एक कंपनी है जो प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है। जी। तो अगर मुख्यमंत्री ने अगर ट्वीट किया है तो कम से कम तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो क्या अब वो कंपनी ने धुआं देना बंद कर दिया? क्या आसपास में जो कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई, और पहले उनके ट्वीट का संज्ञान लेने से पहले जैसी समस्याएं थीं अगर आज भी हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार स्पीकर साहब जब विधानसभा में लगातार खनन के क्षेत्रों में जो रैयत विस्थापितों की परेशानी है, ग्रामीणों की परेशानी है, जब विधायकों ने एक स्वर में मुद्दों को उठाया, तो स्पीकर साहब ने एक टीम बनाया जिसमें 6-7 की संख्या में विधायक थे। लेकिन आज उसके बाद भी अगर वो समस्याएं चल ही रही हैं, तो फिर सोच लीजिए कि किस प्रकार से कार्य हुआ। नहीं, सही कहा आपने। जैसा खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये खनन भी एक चुनौतियां है, चूंकि कोयला तस्करी ये एक चुनौती बन चुकी है। उस पर रोक लगाने को लेकर लगातार अपने मुखर होकर विधानसभा में मामले भी उठाए हैं। क्या लग रहा है वर्तमान में? नहीं, देखिए, ईमानदारी से कहें तो रोक लगना बहुत कठिन है। क्योंकि सबसे पहला बात है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की माइंडसेट को देखना होगा कि हमारे लोग सोचते हैं कैसा है, हमारे लोगों का थिंक क्या है। जापान, हम तुलना करना चाहते हैं जापान, चाइना, अमेरिका से। वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, वहाँ के लोगों का अपने देश के प्रति स्वभाव कैसा है, उनके प्रति सोच क्या है। तो उन चीज़ों को अगर आप आकलन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश के लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास धन हो,
मेरा पड़ोसी भूख से मर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पड़ोस का बच्चा दुख से मर जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आज कितने कम समय में कितने ऊंचे स्थान पर आए, हम कितने कम समय में कितना अपने आप को स्थापित कर पाएँ, ये हमारा लक्ष्य होता है। और जो खनन की बात है, इसमें आप किस पे कार्रवाई करेंगे? सरकार के अंग, जो विधायिका के अंग है, वह संलिप्त हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं, आप किस पे कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसमें कोई कहना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई है कि इसमें तो विधायिका से लेकर कार्यपालिका सभी की संलिप्तता है। आप किस पे कार्रवाई करेंगे? जो लोग कार्रवाई का आदेश देने वाले, वे लोग शामिल हैं। किससे छुपा है कि यहाँ के जन नेताओं की कोयला अवैध कोयले के कारोबार में क्या राशि उन्होंने अर्जित किया है विगत कई वर्षों में, जो कई 2-3-4 मर्तबा विधायक या संसद के कार्य को संभाल चुके हैं, तो ये किसी से नहीं छुपा है। तो कारण यही है कि थिंक टैंक, हमारे सोचने का नज़रिया क्या है, हम कैसा सोचते हैं। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, क्या हम उनके बारे में सोच पाते हैं? सही बात है, मैक्सिमम नेता नहीं सोच पाते हैं। वो अगर सोच पाते तो वो कम से कम देखते हैं कि जिन्होंने वोट दिया है उनके बच्चे साग सब्जी खा रहे हैं, उनके बच्चे खिचड़ी खा के विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को देखिए, आप कहाँ उन्हें पढ़ने भेज रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं को देखिए, झारखंड के नेताओं को देखिए कि उनके बच्चों का लाइफ स्टाइल क्या है। तो वही है कि माइंडसेट उनका यहीं पे आके सीमित हो चुका है कि कितना जल्दी कम समय में हम बहुत अरबपति हो जाए, हम करोड़पति हो जाए, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाले 4, 5, 10 जनरेशन का जो जीवन है वो आराम से चले, बाकी क्या होता है नहीं। अगर जिस दिन वो ये सोचेंगे कि भाई जिन्होंने मुझे वोट किया है उनकी समस्या मेरी समस्या है, वो अगर रोते हैं तो मुझे आंसू आता है, उन्हें अगर दुख में देखते हैं तो हम दुखी होते हैं, तो हमें लगता है कि कोई भी काम आसान होगा। तो ये मेरा मानना है। नहीं, आपने सही कहा कि कई लोग मिले हैं इसमें, लेकिन कोयला जो है केंद्र की माना जाए तो संपत्ति है। केंद्र सरकार के अधीन बीसीसीएल और सीसीएल के लोग कार्य करते हैं, सीआईएसएफ भी है। अगर हम संख्या बल की बात करें तो जो संख्या बल पुलिस जवानों को से जो अधिक संख्या बल सीआईएसएफ की है, तो क्या कहीं ना कहीं ये अक्षम साबित हो रहे हैं? देखिए, अगर आप केंद्र सरकार की बात करें तो फिलहाल देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से एक विचारधारा काम कर रही, किसी से नहीं छुपा है। आप किसी भी आस्था को मानिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन मेरा मानना है आज ये वैज्ञानिक युग में हम आके खड़े हैं। आज कोई आसमान से चमत्कार नहीं होगा। अगर किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है मेरा बात तो अलग बात है, लेकिन आसमान से कोई चमत्कार नहीं होगा। जो भी चमत्कार होगा हम और आप करेंगे, हमारी सोच करेगी। लेकिन आज एक जिस प्रकार की विचारधारा को डेवलप करके आज वो कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। आज आपने बात किया कि केंद्र क्यों नहीं कार्य कर पा रहा है, तो आपको ये मालूम है कि केंद्र आखिर करेगा नहीं, क्या? सीआईएसएफ है उसके अधीन। ठीक है, सबसे पहला बात है कि केंद्र की आपने बात की, तो केंद्र कोयला का जिम्मा सौंप किसके रही है? कहीं एनटीपीसी को सौंप रही है, कहीं अडानी साहब को सौंप रही है, अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप रही है। तो आपको क्या लगता है कि अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने में कहीं चूक करेंगे केंद्र में बैठे लोग? चूँकि केंद्र आखिर जब वो चुनाव जीत कर आती है तो बहुत बड़ी धनराशि को वो खर्च करती हैं, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि कौन कौन उन्हें चंदा देता है, कैसे ये इतना चुनाव मेंटेन होता है। तो सवाल यही है कि हम केंद्र की तो बात करते हैं। अभी दिल्ली के दिन आपको याद, इतना मैंने हृदय विदारक घटना घटी, कई लोग मारे गए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? भूटान में थे। कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। भूटान में क्यों थे? शायद एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डील करना था उनको। वो अगर देश के लिए डील करते हैं तो अलग बात है, वो अपने मित्र अडानी जी के लिए डील कर रहे थे। तो चूंकि देश को उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी में ढाल दिया है कि इन चीज़ों पे अगर आप बात करेंगे, नहीं, लेकिन जब उनको मालूम चला तो उन्होंने यात्रा स्थगित कर दिया और वापस दिल्ली आ चुके थे। तो कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां यही आकर टिकी हैं कि लोग जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं। वो बेसिक चीज़ों पे अभी किसी भी आप झारखंड में जाकर देख लें, आप बड़का गांव देख लें, मांडू देखें, धनबाद देखें, बोकारो देखें, लोग तो लगातार धरनों में पाए जा रहे हैं। तो केंद्र की एजेंसियां रहे, केंद्र की सरकार रहे या राज्य सरकार रहे या राज्य की एजेंसियां रहे, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए वो सक्षम नहीं हो पा रही कि वो कार्य करे। आम व्यक्ति का जीवन बहुत ही चैलेंजिंग है। नहीं, एक चीज़ और सही कहा आपने, आम आदमी का जीवन चैलेंजिंग है, लेकिन एक तरफ जहां भाजपा है, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी है जिसमें जेएमएम के साथ कांग्रेस और अन्य दल का गठबंधन है, और वहां पर आप अकेले हैं, जेल के हम अपना पक्ष ये लेकर आए हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? चूँकि आप तो अकेले हैं और जो आप प्लान बना के रखे हैं लोगों की समस्याओं का, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप कहाँ तक सफल हो पाइएगा? देखिए, काफ़ी हद तक बहुत बड़ा चुनौती है। हम जिस ज़मीनी स्तर से आके राजनीति कर रहे हैं, जिस व्यवहार के साथ हम राजनीति कर रहे हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है।
पहला बात तो ये तो पूरी तरह से एक प्लानिंग के साथ काम भी हो रहा है कि हमारे क्षेत्र को विशेष ध्यान ना दिया जाए, हमारे क्षेत्र को डिस्टर्बेंस किया जाए। अभी देखिए हमें लगता है 4-5 महीनों से वीडियो नहीं है जी। हम लोग लगातार, एसडीओ नहीं है। इस बात को हमने विधानसभा में एक क्वेश्चन के तौर पे भी उठाया कि भाई इन पदों की कब तक भरपाई होगी। हमने मुख्य सचिव से मिलकर पत्र भी सौंपा, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये तो सही बात है कि सबको, जो स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे, उनको इस बात का भय है कि जयराम महतो जैसे बेबाक युवा जो इतनी सरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सीधे जनता से जुड़कर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे युवाओं की संख्या अगर विधानसभा में बढ़ेगी तो जो रसूखदार नेता हैं, जो एक पुराना पैटर्न चल रहा है, उनको चोट पहुंचेगा और वो नहीं चाहते हैं। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, और जयराम महतो जैसी आइडियोलॉजी लेकर सरल व्यवहार के साथ राजनीति में आने वाले युवाओं को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उनका तो पूरी योजना होगी कि भाई कैसे हमको मतलब बहुत माने आइसोलेट कर दिया जाए एक विधायक के रूप में, ये प्रयास रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, हम लोग अपने संघर्षों पर विश्वास करते हैं और विधायक बनने के बाद भी हमारा संघर्ष जारी है। तो मतलब कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं आप? ये स्वाभाविक है। आप एक केवल आंदोलनकारी नहीं हैं, आप एक विधायक हैं, माननीय सदस्य हैं। तो जहाँ से आप चुनकर गए हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं और बाकी लोगों को भी कुछ कुछ अपने काम के लिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए, सामूहिक कार्यों के लिए भी अपेक्षाएं हैं। तो उन पे खरा उतरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, एक बात और आपके पास, आपका एक लोगों ने तारीफ भी किया है तो वहीं इसके इतर आलोचना भी हो रहे हैं कि जैसे कोई भी समस्या लेकर आपके पास आते हैं तो तुरंत आप अधिकारी को फ़ोन लगा देते हैं। पहल अच्छी है, लेकिन इसके इतर लोगों का आलोचना है कि वो जानबूझ के दिखावा करते हैं, स्पीकर ऑन करके दिखाते हैं कि हमने अधिकारी से बात कर लिया। तो इस सब जो बातें आती हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें दिखावा कौन चाहिए? हम बात करते हैं, अगर वहाँ बात नहीं होता तो दिखावा होता। हम बात कर रहे हैं तो उसमें दिखावा क्या है? आप भी दिखाइए। दिखाने मैं फिर कहूँगा, जब कैमरा लगा है, जब माने इंटरनेट की दुनिया है, जब सोशल मीडिया की दुनिया है, जब हम प्रेस मीडिया से डिजिटल मीडिया में आ गए हैं, तो डिजिटल मीडिया दिखाने की चीज़ है, हम क्यों नहीं दिखाएंगे? हम अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, जनता सीधा जुड़ के कर रहे हैं। अगर हमारी कार्य को कोई जानेगा ही नहीं तो फिर हमारी पार्टी का विस्तार कैसे बढ़ेगा? तो इसमें आलोचना करने कोई बात ही नहीं। तो हम आज फिर कह रहे हैं कि हाँ, हम दिखाएंगे। अगर हम किसी अधिकारी से बात करेंगे या किसी समस्या का समाधान करेंगे और अगर कुछ लोग वहाँ वीडियोग्राफी करेंगे तो हम थोड़ी मना करेंगे, बिल्कुल वो करें। अगर हम नहीं देखेंगे तो कैसे जानेगा कि हम क्या समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के टैकल कर रहे हैं? अरे दूसरे विधायक वीडियो को नहीं फ़ोन करते हैं जी। आज जो हमारी आलोचना कर रहे हैं तो जाके किसी भी विधायक से पूछिए। आज मेरे अलावा 80 विधायक, छोड़िए कुछ मंत्रियों को हटा देते हैं जी, बाकी जो शेष विधायक हैं, क्या कभी अपने ब्लॉक में जाकर बैठे हैं? उनको ब्लॉक में कक्ष आवंटन किया जाता है? नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनकी गरिमा गिर जाएगी कि हम ब्लॉक में बैठेंगे, हम विधायक हैं। एकमात्र विधायक है जो अभी फिलहाल ठंडा जब से मेरा पैर फंस गया हम नहीं गए, लेकिन कंटिन्यू हम 8 महीना तक ब्लॉक में बैठे। अब बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप धनबाद के विधायक को कभी ब्लॉक में देखे हैं? बगल में जितने भी विधानसभाएं क्या उनको ब्लॉक में देखे होंगे? जब वो पहली बार जीत के गए होंगे तो जाके एक बार ब्लॉक में अधिकांश लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी गरिमा गिर जाएगी। अगर वो सीओ से बैठेंगे तो उनकी गरिमा गिरेगी, वो वीडियो के साथ बैठेंगे, उनको ऐसा लगता है कि मेरी गरिमा गिर जाएगी। वो थाना प्रभारी से बैठेंगे, थाना में जाके तो लगता है उनकी गरिमा गिर जाएगी। लेकिन ब्लॉक में आज की डेट में अगर कोई विधायक बैठता है तो केवल जयराम महतो बैठता है। ये डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि हमको काम करने में इंटरेस्ट है। और सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है आपको मानो में? 3 जगह, थाना, अंचल और ब्लॉक में। सही कहा आपने। एक पूरे 81 विधानसभा में अगर कोई ब्लॉक में जाकर बैठता है तो केवल जयराम महतो है, केवल जयराम महतो। आप दिखा दीजिए, वो कर भी नहीं पाएंगे। वो अपने, हमको लगता है अपने क्षेत्र के बाहर के बड़ा बाबू से नहीं बात कर पाते होंगे जी, तो हम दिखाएंगे क्यों नहीं? कहा हमारे देखा देखी तो बहुत सारे लोग दिखा ही रहे हैं, कौन नहीं दिखा रहे हैं? आज तो हमारा देखा देखी बहुत कोई तो रील बना ही रहे हैं, वीडियो बना ही रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। उन्हें सब आप ही का नकल कर रहा है। तो उससे पहले अगर आप किए हैं तो दिखा दीजिए, हम मान लेंगे भाई आप हमसे पहले सब करते थे, ये तो सही है। तो अगर हम दिखाते हैं तो उसमें हमको कोई अपना, ना हमें उस आलोचना से हमें कोई परहेज है। आलोचना करते हैं और तो जीवन भर करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल है। अगर हम धनबाद में क्या करते हैं, डुमरी में बैठ के क्या करते हैं, गढ़वा वालों को भी जानकारी होनी चाहिए, साहिबगंज वालों को जानकारी होनी चाहिए कि एक नया विधायक जो आया वो किस तरीके से जनता की समझ सुनता है। बिल्कुल, आप किसी भी विधायक के पास जाइए, कार्यकर्ता लेके जाना होगा। आपका कार्यकर्ता जगह बताएगा हाँ हमारा ये समर्थक है, तो वो काम करते हैं। हम रैंडमली कोई नाम पता कुछ नहीं पूछते हैं, क्या मैटर है, कहाँ से समस्या समाधान होगा ना, ये यहाँ से बात करना होगा, जनरल मैनेजर से बात करना होगा, सीएमडी से बात करना होगा, उपायुक्त से बात करना होगा, पुलिस अधीक्षक से बात करना होगा। ये आउट ऑफ स्टेट का मामला है, हमने नंबर लाइए, तुरंत हम फोन लगाते हैं। हम कभी उससे नहीं पूछते कि आप हमारे समर्थक हैं या नहीं है। बाकी आप किसी भी, आप चल जाइए स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए विधायकों के पास, अगर आप उनके समर्थक नहीं है तो ना आपके कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही आपको तवज्जो देंगे। कई विधायक तो अब सुनने लगे हैं कि
अब खुद नहीं बोल पा रहे तो अपनी पत्नियों से बुलाते हैं। मैं एक किस्सा आपको सुना दे रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी पत्नी बोलती है गाँवेर लोग আমাকে ভোট দিয়েছি नहीं तो हम केने काज करते हैं अपना, मैंने उनका बोलने का टर्न था। अब कहाँ की थे अब समझ लीजिए उतना। तो ये विधायक की वाइफ जाके बोल दी जनता को कि आप लोग गाँव के लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। ये विधायक जब नहीं कोई बोल पाते हैं तो अपने घर वालों से ये सब चीज बुलवाते हैं। और ये सच्चाई है। अगर आप नहीं उनको वोट किए हैं वो मुंह पे बोल देंगे, लेकिन जयराम महतो कभी नहीं, क्योंकि हम जनता से कभी नहीं, और दिया है हम ये सोचते हैं कि आज नहीं दिया वो अगला बार देगा, अगला बार नहीं देगा वो अगले बार देगा, क्योंकि हमको चुनाव में तो हमेशा रहना है। और रहे या ना रहे, हम जनता के प्रति कभी ये नहीं सोचते कि वो मेरा समर्थक है या नहीं है। मेरे कार्यकर्ता हमसे नाराज हो जाते हैं कि विधायक जी कम से कम हम लोग से पूछ लीजिए, मेरे गाँव से कोई गया है तो पूछ लीजिए, आप रैंडमली किसी का भी काम कर देते हैं। अभी एक आदमी आया तो हम काम उसका कर दिए, तो बोला विधायक जी देखिएगा उसका वीडियो कितना आपको बोला था चुनाव कैंपेन में। हम बोले सब कोई बात नहीं, वो जनता है, उस समय क्या परिस्थिति नहीं है। तो हम वो व्यवहार के आदमी। अब अरे विधायक तो छोड़िए, एक मंत्री जी हैं, एक गांव के लोग गए उनसे एक पैक्स का उद्घाटन करवाने के लिए, बोला 700 वोट तो नहीं जरा मांग दे नहीं बूथ में, मैंने 700 वोट हमारा पार्टी को आ गया था। हम लोग वहाँ चुनाव चूंकि सब जगह नहीं, एक ही जगह हम जीते हैं, तो दूसरा विधानसभा का मामला है, सीधे बोलेंगे 700 वोट तो नहीं जरा मांग दे नहीं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। आप तो मंत्री बन चुके हैं। ऐसे कई जगह उदाहरण आए कि अगर आप एक यहीं बगल का था, वो भी बोला कि विधायक जी को योजना बुथवा देख ले बुथवा। तो ये होता है, भले वो आके मीडिया में और वाइट दुनिया में कुछ कहें, लेकिन जब वो अकेले रहते हैं वह सीधा ये उनका बोली रहता है कि जहां आप नहीं वोट किए हैं या फिर इस तरह का वो बात करते हैं। तो हम भाई हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम जिस तरह काम करते हैं ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही न्यूट्रल होना पड़ेगा, और ये आसान नहीं कि उतना न्यूट्रल हो पाएंगे। सही कहा इन्होंने, इनकी मनसा साफ है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं और ये सेवा भाव रखे हुए हैं। जयराम जी, एक और बात हम समझना चाहेंगे, जैसे कि आपके इलाका का मामला नहीं भी होता है, फिर भी आप दूसरे इलाके के मामले में मुखर होकर पहुंच जाते हैं समस्याओं को लेकर। इसके बारे में भी लोगों का कहना है कि कल पब्लिसिटी बटोरने का काम किया जा रहा है। कोई पब्लिसिटी नहीं। हमें पूरे झारखंड में लगभग 11 लाख के आसपास वोट मिला है, और वो वोट जयराम महतो के नाम पे मिला है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि भाई जिन्होंने हम पे विश्वास जताया है, जो किसी विधानसभा के रहे हों, उनकी समस्याओं में खड़ा होना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है। जी, अभी जैसा आप बता रहे थे कि रामगढ़ के मामले थे पोल्यूशन के, तो रामगढ़ के मामले में भी आपने आवाज़ उठाई थी कि पोल्यूशन को लेकर। हम तो पूरे राज्य का मामला जो जहाँ से आता है हम मामले को उठाने का प्रयास करते हैं। जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे आपका जो पार्टी है, अभी हर जगह आप लोगों ने वोट लाया था, ठीक है, एक पहचान नहीं बन पाई, आप अकेले अपने पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में पार्टी को कैसे संघर्ष के रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, चैलेंजिंग है, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी के संचालन के लिए 3-4 चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष, कार्यालय। कोष की बात करें तो हमारी क्या स्थिति है पूरा राज्य जानता है जी। और लोग चंदा वाली पार्टी भी बुलाते हैं, तो इसमें गुरेज नहीं है। सही बात है, हम लोग का शुरुआत ही चंदा से हुआ है, लोगों ने चंदा दिया है। पहली बार हमें लगता है कि एक विधायक को लोगों ने चंदा देकर जिताया है। भाई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें अगर 2029 का चुनाव होगा, भले क्या होगा उस समय कोष का स्थिति हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, पूरी तरह से जनता के चंदा से लड़े हैं। तो कोष हो गया, फिर कार्यालय। हमारा तो कार्यालय आप देख ही रहे हैं, हमारा जो मेन कार्यालय है वो एक छोटा सा कमरा है जी, वहाँ ना लाइट है ठीक से, ना हमने कोई सुविधा है। कार्यक्रम तो खैर हो जाता है, क्योंकि जनता आज भी जयराम महतो को सुनना चाहती है, उसके विचारों को समझना चाहती है। तो कार्यक्रम का अगर सोशल मीडिया में या फिर अनाउंसमेंट हो जाए तो वहाँ तक आ जाते हैं कार्यकर्ता। देखिए कार्यकर्ता, हमारे चुनाव के समय के कार्यकर्ता और आज के कार्यकर्ता में बहुत अंतर है, क्योंकि उनका भी आजीविका का समय सवाल है। तो चुनाव के समय तो वो चुनाव होता है, लेकिन बाकी दिन कार्यकर्ताओं के लिए भी चैलेंजिंग होता है। तो निसंदेह हम लोग मानते हैं कि पार्टी के रूप में रन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष, तो एक पार्टी के रूप में बहुत बड़ी चुनौती है। आज भारतीय जनता पार्टी की महलों जैसे कार्यालय हैं हर एक ज़िले में, तो समझ सकते हैं कि आज चुनौतियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज भी हम लोग सर्वाइव करेंगे और संघर्ष भी कर रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति में क्या लग रहा है, जो चुनौतियां हैं वो पार करके आगे बढ़ने का कुछ प्लान है आपके पास, या फंडिंग को लेकर कुछ प्लान है? नहीं, पार्टी का तो हम लोग का अकाउंट बना है और लोग डोनेट भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि अंततः जो मत का विषय है वो हम लोग उसमें हमारी विजय होगी। मत लोग हमारे पक्ष में करेंगे, चूँकि हम लोग जैसा काम कर रहे हैं।
आज भी अगर कोई एक्टिव है तो जेल कैम है, जनता के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है, धरने पर कोई बैठा है, गेट बंदी करके कोई बैठा है, मोर्चा कोई खोल करके बैठा है तो जेल कैम बैठा है। कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है तो कार्यक्रम के तौर पे करती है कि आज प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम करना है, पूरे राज्य में करना है। हम लोग कार्यक्रम के तौर पे नहीं करते हैं, हम लोग समस्याओं के तौर पे करते हैं। किसी को समस्या हुई, रात को हो या सुबह हो या शाम को हो, अगर उसकी समस्याएं हम तक आई, उसने मदद मांगा, हम लोग आगे जाके उनके साथ खड़े हो गए। तो मौजूदा जैसे विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में आप लोगों का प्रतिशत बहुत अच्छा था, हाल के दिनों में कुछ डाउन हुए हैं, तो क्या ऐसा कारण? डाउन कुछ नहीं हुआ है जी क्योंकि सब सारा मसला है इकोनॉमी का। जी। अब 5 साल तक मतलब संभव नहीं कि हमारे कार्यकर्ता इकोनॉमी के मामले में बाकी पार्टियों को मात दें, लेकिन जब वोट की बात आएगी, चुनाव की बात आएगी, वही उमंग होगा, वही उत्साह होगा और वही एनर्जी के साथ काम करेंगे। समस्या को लेकर जैसा आपने बताया कि हाल के दिनों में जो अभी करकेंद्र का मामला सुलझा नहीं है, गैस रिसाव को लेकर, तो आप भी यहाँ पर मुखर हम होकर भी आए तो वहाँ थे, गए थे। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? स्थानीय विधायक भी वहाँ पर गए हैं लेकिन कुछ पहल नहीं की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? रीजन है हमें, रीजन तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों नहीं। ग्रामीणों की, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी तो मांग स्पष्ट है कि हमें विस्थापित कर दिया जाए। विस्थापित करने की तो क्या है कि भाई हमें नियमतः जो विस्थापन की सुविधाएं होती लेकिन हैं। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो विस्थापन करके हाँ, क्या वही होगा? महत्वपूर्ण, विस्थापन में रोजगार भी जुड़ा हुआ है। जी। अगर आप किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो अगर रोजगार को हटा देंगे तो फिर विस्थापन कैसे? तो रोजगार तो होना ही चाहिए। लेकिन लोगों में डर है कि रिलोकेट होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता, कई जगह ऐसे हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। रिलोकेट होने के बाद जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ही भयावह होती हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि लोग तो तैयार हैं कि हमें विस्थापित कर दीजिए, लेकिन प्रबंधन नहीं चाहती हैं। चूँकि प्रबंधन क्यों नहीं चाहती ऐसा, ये तो प्रबंधन जाने, लेकिन उन्हें कर देना चाहिए। मानवता का भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ी है केंदुआ को लेकर, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि हर जनप्रतिनिधि आ गए, लेकिन जयराम महतो का जो आक्रोश वाला रूप देखना है लोगों को, उसी का इंतजार कर रहे हैं लोग। नहीं, हम तो स्वाभाविक है, हमारा आक्रोश, हमारा जो भी व्यवहार है वो जनता का जो सिचुएशन होता है उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है। हमारे लिए अब अपने लिए हम लोग को कहाँ रहा, ना हम लोग अपने लिए हंसते हैं, ना अपने लिए गुस्सा करते हैं, ना अपने लिए रोते हैं। हम लोग हंसते भी हैं तो जनता को देखकर कि हाँ आज जनता हमारी खुश है। हम गुस्सा भी करते हैं तो हमारी जनता की तकलीफों को देखकर हम लोग तो रोते उसमें केंदुआडी मामले में कुछ पहल करेंगे नहीं, आप? निश्चय हम तो वहाँ गए भी थे और उन लोग से लगातार हमारी टेलीफोनिक बात होती है। उम्मीद है कि हम लोग जरूर उस पर कुछ करेंगे। तो मैंने क्या BCCL से बात करेंगे या? नहीं, हम तो CMD से तत्काल उस समय भी बात किए थे, उपायुक्त से भी बात किए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। प्रत्येक कुछ ना कुछ दिनों बाद हमें CMD से मिलना पड़ता है, तो उस समय फिर हम मिल के बात करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि ब्लॉक लेवल पे भी आप जाते हैं और थाना स्तर पे भी आप जाते हैं समस्याओं का समाधान को लेकर, जनता दरबार भी आप लगाते हैं, कई तरह की बातें आते हैं, लेकिन अंचल और ब्लॉक में तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। ना, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आने वाला दिन अगर ये परिस्थितियाँ रहेंगी तो हमें लगता है कि जनता एक युद्ध छेड़ेगी और इस बार फिरंगी नहीं, विधायिका और कार्यपालिका के अंग सामने होंगे। विधायिका और कार्यपालिका तो पिटेंगे एक दिन देश में। हम भी विधायिका के अंग हैं, हम भी अगर उस लत में आ गए तो बिल्कुल हमें लगता है कि एक दिन, जिस दिन जनता उस पानी सर से ऊपर हो जाएगा, इस देश में एक दिन विधायिका और कार्यपालिका पिटेंगे, बहुत खूब पिटेंगे। तो क्या वो समय आने वाला है, लग बिल्कुल रहा है आएगा। आपको? जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, बिल्कुल। आप बात करें, उसका बाप का ज़मीन है, बोलता है कि हज़ारों नहीं लाखों में डिमांड किया जाता है मोटेशन के लिए। उसके बाबूजी का ज़मीन है, तो ये तो सही है। ये परिस्थितियाँ बिल्कुल भी आप सामान्य नहीं कर सकते हैं। जमशेदपुर में क्या हुआ? नहीं, लेकिन आवाज़ तो आप ही उठा रहे हैं इस मामले में, और तो कोई उठा ही भी नहीं रहा हम है। तो विधानसभा में 4 बार उठाए हैं। हमने तो कई उदाहरण भी दिया कि ज़मीन से बड़ा कुछ नहीं होता है। भगवान की मंदिर और अल्लाह की मस्जिद अगर कहीं है तो ज़मीन पे है, आसमान में, हवा में और पेड़ के ऊपर नहीं है। ज़मीन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मैंने स्पष्ट कहा, अगर ज़मीन है तो आपका इतिहास, भूगोल, संस्कृति, परंपरा सब है। अगर ज़मीन यानी भूगोल ही नहीं तो कुछ नहीं है। हमने एक बार नहीं, हमें लगता है 4 बार हम विधानसभा में उठाएं कि कम से कम जो ज़मीन की समस्या है उसका समाधान कर दीजिए। आज जाके देखिएगा, एक आदमी, एक पे ज़मीन का 4 आदमी पेपर बना के बैठा है। अधिकारी लोग से हम पूछते हैं कि चलिए आप लोग को विधायक एक दिन के लिए सोच ली, क्या सवाल कीजिएगा सदन में? तो जो बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, बोलते हैं विधायक जी क्या करें, हम लोग भी परेशान हैं। तो करप्शन से अछूता नहीं है हमारा झारखंड, बल्कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। और ये समाप्त तभी होगा जब हम लोग सोचेंगे, वो केवल वो हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी में देशभक्ति वाला भाव अगर उत्पन्न होगा तो हमें नहीं लगता है कि ये देश सुधरेगा। वो भाव रोज़ उत्पन्न होना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है। अरे थोड़ा बहुत कमाए ना, कौन मना किया? इतना वो लोग कमाना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक नेताजी हैं, अगर आप नाम पूछेंगे तो हम बस बता देते हैं, लेकिन बिना नाम लिए बताएंगे। अनुमान है कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। जी।
उनकी उम्र अभी 50 साल के आसपास है। खैर हम तो प्रार्थना करेंगे कि वो 100 साल जिएं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के युग में संभव नहीं है। 75-80 एक संतोषजनक उम्र है। यानी 30 साल वो आज यहाँ से आज की तारीख से वो 30 साल जीवित रहेंगे, दुनिया में भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। अगर हम मान लें 30 साल में 365 एक साल में होता है, तो हम 400 लेने गुना कर देते हैं, यानी 4-3 लगभग 12,000 दिन होता है जी। 12,000 दिन। संपत्ति कितना है? 40,000 करोड़। लेकिन कोर्ट से नोटिस भी आया है इसको लेकर। 12 या 36, यानी वो इंसान जो भी है जी, एक दिन में 3 करोड़ रुपया डोनेट करेगा तो भी खत्म नहीं होगा। पूरा जीवन जो उसका बचा है, अगर एक दिन में वो 3 करोड़ रुपया भी डोनेट करेगा पत्रकार महोदय, तो खत्म नहीं होगा। इतना पैसा, एक व्यक्ति का मैं उदाहरण केवल दे रहा हूं। ऐसे इस राज्य में केवल कितने लीडर्स हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसका कोई गिनती हमारे पास नहीं है। तो जब तक ये लोग इन चीजों को सोचेंगे नहीं, वो भाव जो केवल तिरंगे के दिन, वही लोग फिर तिरंगे को गर्व से सलामी देंगे, वही लोग भुखमरी पे बात करेंगे, वही लोग गरीबी मिटाओ पे बात करेंगे, वही लोग अशिक्षा मिटाओ पे बात करेंगे। और असलियत क्या है, ये हम और आप पूरा राज्य जानता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। देखो जयराम महतो है, जब मीडिया पूछे तो बोल भी देता है। सही बात। बस अब किसी से पूछिए, नहीं इस पे हमसे मत पूछिए, कोई भी विधायक से पूछिए ना कि ऐसा ऐसा मामला आया है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, एक ऐसी याचिका आई है, बोले हमको नहीं पता। लेकिन हम तार्किक रूप से बोल देते हैं और हमको बोलने में कोई परहेज नहीं है। तो सोच के देखिए, जितना इतना पैसा है कि एक दिन में 3 करोड़ रुपया भी अगर बांटेंगे तो खत्म नहीं होगा, जितना उनका लाइफ बचा है। क्या करेंगे इन पैसों का? लेकिन न्यायपालिका से तो ऊपर तो कोई नहीं। जब न्यायपालिका ने संज्ञान लिया तो ये कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। देखिए आज के दौर में न्यायपालिका, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई रिटायर्ड जज राज्यसभा चले गए, तो हम कैसे कहेंगे कि निष्पक्ष रही? कई रिटायर्ड होने के जज रिटायर होने के बाद वो राज्यसभा चले गए। उनके रिश्तेदारों को, अभी चुनाव आयोग में भी चर्चा होता है, देखिए उनके कई रिश्तेदारों को जिला के पदाधिकारी में पदोन्नति मिल गई। तो निष्पक्ष कोई नहीं रहा इस देश में, यही इस देश का दुर्भाग्य है। नहीं, विधानसभा में भी इस बार आपको मौका नहीं मिला, तो आपने मुखर होकर बोला भी कि हम आए यहाँ पर चुनकर, तो बोलने का मौका क्यों नहीं दीजिएगा? आपकी बातें भी सामने आई नहीं थी। तो इसमें कसूर उनका नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है विधानसभा का, जिससे विधानसभा मान के चलिए 102 घंटा का समय अलॉटमेंट हुआ, तो 2 घंटा यानी 81 विधायक हैं, यानी एक विधायक को कितना मिला? 1.5 मिनट। तो मतलब समय आपको पर्याप्त चाहिए, तभी अपनी बातों को हाँ, रखेंगे। बाकी नेता तो उलुल जुलुल बकते हैं जी। आप देख ही रहे हैं। अब क्या वो तर्क देते हैं, क्या बात करते हैं? 2-4 ही लीडर हैं जो तथ्यों के साथ और माने मुद्दों को रखते हैं। बाकी तो आधे सत्ता पक्ष की समर्थन और बचाव में, प्रशंसा में कि मैं कहीं अगला बार 2.5 साल बाद हमको मंत्री मिल जाए, और आधे पक्ष तो भाई बुराई में पार कर देते हैं। तर्कों की, मुद्दों की, तथ्यों की बात नहीं हो पाती। अच्छा, ये बातें आ रही थी कि आप भाजपा के साथ मिल रहे हैं, फिर बीच में ये हल्ला हुआ कि नहीं आप झामुमो के साथ मिल रहे हैं। अरे कहे तो नहीं, आप हम इसको लोग कैसे क्लियर कीजिएगा? देखिए, हम लोग जैसे हैं ठीक हैं। हम लोग ऐसे भी अकेले फाइट करने की भी स्थिति में हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल वो शून्य से ही शिखर तक आया है, कोई एकाएक शिखर तक नहीं आया है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे, वो भी शून्य पे थे और शून्य से आज शिखर पर आए हैं। तो संघर्ष करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ठीक हैं, अकेले भी ठीक हैं। नहीं, अभी हल्ला चल रहा था कि भाजपा जेब में मिल जाएगी, कांग्रेस अलग हो जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राजनीतिक गलियारों में किसी भी चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना अगर होता है तो जनता का जो जनादेश है उसका अपमान होगा। क्योंकि हमने आपको यही सोच कर दिया है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को, फिलहाल उनकी जो आइडियोलॉजी रही, उनका जो कार्यशैली है, उसको हम पसंद नहीं करते, इसलिए हमने आपको दिया। ये फिर हमने आपको इसलिए दिया कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को पसंद नहीं करते, इसलिए हमने आपको दिया। लेकिन आप दोनों फिर एक हो जाते हैं, तो ये जनता का जनादेश का अपमान है। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव में जो देर हो रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं और किसको दोषी मानते हैं? देखिए, कारण समझ में तो हमको भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो राज्य सरकार का विषय राज्य है सरकार के विषय कोर्ट में और हमें मामला है। लगता है कि शायद इसमें गठबंधन भी तय नहीं होता है। जी इसमें गठबंधन भी मायने नहीं होता है। जी। तो इसलिए हमें लगता है कि राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो नगर में नहीं है उनका जनाधार। अब नगर में उनका जनाधार ना होना एक कारण हो सकता है। तो जेल के हम अपने निकाय देखिए, चुनाव हम में लोग अपना- तो फाइटिंग हर जगह करेंगे जी। जोरदार तरीके से फाइटिंग करेंगे, और ऐसे वोटर्स जो इनकी जो ओल्ड पॉलिटिक्स है उससे उबे हैं, निस्संदेह एक न्यू पॉलिटिक्स के साथ चलेंगे। आपके यहाँ पे कुछ अंतरकला चल रहा है, तो उसको क्या लग रहा है दूर करने का आपका हर एक है? राजनीतिक दल में होता है, और हमारे पास तो
होगा, बिल्कुल है। इस बात को स्वीकार करने में हमने कभी परहेज़ नहीं किया है, निसंदेह है। चूँकि इसलिए है कि हमारे जो दल में जुड़े हुए साथी हैं, वो कभी पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं किया, आज उनको राज्य का प्रतिनिधित्व करने का या फिर राज्य का फेस बनने का अवसर डायरेक्ट दे दिए हैं। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें आपको एकाएक आपके साथ जब होती है ना, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा-सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समय के साथ सीखेंगे और परिपक्व होने के बाद कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, शुरुआती दौर में कोयले की जो तस्करी धनबाद में हो रही थी तो टोल टैक्स पर जयराम महतो पहुंच जाते थे, गाड़ियों की चेक करते थे, तो वो जज्बा अभी कम दिख रहा है नहीं, जयराम काम महतो नहीं है। का। मेन बात है कि कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। जी देखिए, आप चेहरा देखिए ना, देखिए आपका टीवी में हम देख रहे हैं, देखिए कितना कालापन हो गया चेहरा का। हम मानते हैं हम लोग काले ही हैं, लेकिन इतना भी काला नहीं जितना आपके टीवी में दिख रहे हैं। जी तो कार्य और जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। अभी आप चलिए, मेरा घर लगभग लातेहार से 40 की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, दोपहर से। जी हम भाई स्पष्ट बोलेंगे, एक बार हम घर से निकलने के बाद हम रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर घुसेंगे। तो अभी चलिए आप मेरे साथ, आपका कितना समय हो रहा है, आप देखिए अपनी घड़ी में, 8 बज रहा है। सही बोला, 8 बज रहा है। जी चलिए अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, हम कोई मिथ्या बात नहीं कर रहे हैं। लगभग 40 की संख्या में, उसमें महिलाएं भी आधी हैं, आधे पुरुष लगभग। अभी नहीं नहीं, आपके साथ समूह रहता है, आपके साथ इंतजार भी लोग इंतजार करते कर रहे हैं और उतनी दूर से आए हैं। इंतजार करते हैं लोग आपका। मतलब हमारे आपका पास समय नहीं बचता है कि, तो समय बहुत तेजी से भाग जाता है, तो इसलिए बाकी नहीं, इंतजार लोग करते हैं, आपके साथ समूह भी रहता है, इसीलिए तो लोगों की अपेक्षा आपसे है। नहीं है। भले लोगों को वोट मिल जाएगा, वोट बन के सांसद विधायक बन जाएंगे, लेकिन जो लोकप्रियता हमें मिली है उसको इनको समय लगेगा। तो आज के परिवेश में जो डीटी रोड से गाड़ियां जा रही हैं, कोयले की तस्करी हो रही है, उस नहीं, थोड़ा सा पर कम रोक हुआ है। लगाने को लेकर आप फिर बढ़ेंगे आगे? बिल्कुल। फिर हमें जैसे ही सूचना अगर मिलेगी, चूंकि जब हमने ऐसा एक्टिविटी किया था तो उनका रूट चेंज हो गया था। जी हाँ, रूट चेंज हो गया था। गाड़ियाँ राजगंज में रुक गई थी, बरवड्डा में रुक गई थी, तमाम क्षेत्रों में रुक गई थी जब तक हम वहाँ थे। तो अभी भी कुछ कुछ इलाकों में जो धनबाद से सटे इलाकों हैं वहाँ जो हो रहे हैं तस्करी, तो ठीक है, लोग मिली भगत होगी लोगों की, लेकिन आप जो शुरू से मुखर हुए हैं इस पर कुछ मुखर नहीं, होने बिल्कुल का- हमारी मुखरता है और हमें फिर हमें बैठने में कोई परहेज नहीं होगा। हम आप यहाँ से जाके अभी भी बैठ सकते हैं, रात 10 बजे हम जाके बैठ सकते हैं, हमको कोई परहेज नहीं। और इस बार हम थोड़ा सिस्टमेटिकली बैठेंगे। हम इस बार पहले एक हम सूचना देंगे कि हमें सूचना मिली है और हम तमाम तस्वीरों को खींच कर देंगे और उस पत्र में संलग्न करते हुए जिला के तमाम जो पदाधिकारी, चूँकि डुमरी गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, हम उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत, डीटीओ समेत, डीएमओ समेत, डीएसपी समेत तमाम पदाधिकारियों को हम चिट्ठी लिखेंगे कि इसको रोकथाम करें, अन्यथा अमुक तिथि को हम खुद सड़कों पर होंगे। अच्छा, हाल के दिनों में आपने रोजगार को लेकर भी कई जगह आंदोलन किया था, मुखर होकर तुरंत वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक रोजगार की स्थिति मैंने अगर हम बात करें बीसीसीएल क्षेत्रों में तो लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। देखिए, बीसीसीएल, हमें लगता है कि बीसीसीएल ने जो झारखंड के साथ किया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया होगा। बीसीसीएल के जो भी समस्याएं आती हैं, बड़ा मतलब दुखी हो जाते हैं। 85 में ज़मीन गया है, 90 में ज़मीन गया है, उस समय सहमति हो गया था नौकरी देने का, चक्कर काट के पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, नहीं मिला नौकरी। मैंने बीसीसीएल ने जो पीड़ा दिया, देखिए वो दुनिया के लिए क्या किया भाई हमें नहीं मालूम। टाटा ने भी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, वेदांता ने भी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है और अडानी ने भी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन रैयतों के लिए बहुत ही दर्द दिया है इन्होंने। जो ज़मीन जिनका लिया है, जिस गांव को इन्होंने उजाड़ा है, बहुत दर्द दिया है। उस दर्द की कोई सीमा नहीं है, आज भी वो दर्द कराह रहा है बहुत। बीसीसीएल की बात बड़ा, और एक विधायक होने के नाते भाई हम ना झूठा आश्वासन देंगे, इसके लिए सरकार को लगना होगा, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार आवाज तो अभी के स्तर से नहीं उठा। हम सवाल के लिए कभी कमजोर नहीं रखेंगे, हम सवाल के लिए उनसे संघर्ष करने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन समाधान तो सरकारों को करना होगा। नहीं, अभी एक जनप्रतिनिधि अभी जमीन कब्जे को लेकर मामले को विधानसभा में उठाए थे और किसी जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा रहे थे। जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने जमीन के मुद्दों को उठाया था कि कई तरह के जमीन बाघमारा इलाकों में कब्जा में है, तो उस पर भी अभी तक पहल नहीं की जा चुकी है। नहीं होगा, नहीं होगा। आज लोकतांत्रिक मूल्यों ने एक दायरा बना लिया है। अगर मंगरू का झगड़ा झगड़ू से होगा तो ऑन दी थाना भी उसमें इंटरेस्ट लगी कि चलो इसको न्याय कर देते हैं। मंगरू गलती है तो मंगरू को 2 तमाचा मार देंगे, उसमें सभी इंटरेस्ट लेंगे कि भाई अब झगड़ू का गलती है तो झगड़ू को 2 तमाचा मार फटकार लगा देंगे। लेकिन जिस दिन आपका सामना किसी रसूखदार व्यक्ति से हो जाएगा, जिस दिन आपका सामना संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से हो गया, तो न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं है। कितने मिलेंगे, माननीयों ने कितना जमीन कब्जा किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे अभी तो 1 साल हुआ है, अभी हम भी डाटा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किलोमीटर में जमीन खरीदे हैं माननीयों के सहयोगी लोग, धनबाद जिले के माननीय
उत्तर प्रदेश सही बात। हम लोग जमीन खरीदते हैं डिसमिल में, जी, और थोड़ा अगर सक्षम है तो एकड़ में, उन लोग किलोमीटर में खरीदा है जाके उत्तर प्रदेश में। तो ये तो सच, यहाँ झारखंड तो छोड़िए, इनके पैसे से और यहाँ के पैसे से उन्होंने, खैर हम वहाँ डिटेल निकाल रहे हैं कि कितना, कौन प्लॉट नंबर है, कौन खाता नंबर है, सब आपको बता ही देंगे। जी। उत्तर प्रदेश में इन्होंने जमीन खरीदा है। नहीं, कई जगहों पर लोगों ने खरीदा है, अभी तो सरकारी जमीन भी कब्जे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि मॉल भी माननीयों का होगा, माननीय कहिए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और कुछ रसूखदार लोग आएंगे। मॉल भी उनका होगा, पानी भी उनका होगा, नमक भी उनका होगा, शैक्षणिक संस्थान उनके होंगे, स्वास्थ्य के संस्थान उनके होंगे, सारे संस्थान उनके होंगे। और हम लोग एक ऐसे पूंजीपति वर्ग को तैयार करेंगे। देखिए, पूंजीपति होना बुरा नहीं है, उस सबको, जब कोई भी उस श्रेणी में आके खड़ा हो सकता है तो वो कैपिटलिज्म बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग चुन के उस श्रेणी में आके खड़े होंगे जिनमें माननीय होंगे, तो बहुत ही घातक है। और हम लोग उस घातक देश को तैयार कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कम से कम 1-2 दशकों में फिर हमारा और आपका इंटरव्यू होगा, उस समय हम परिस्थितियों को देखेंगे। तो जयराम महतो अपने आप को कहाँ देखेंगे इन सब लोगों के बीच में? हम तो चाहते हैं कि भाई एक जोरदार क्रांति हो। हम एकदम स्पष्ट कहते हैं, एक विधायक होने के नाते इस सिस्टम को नहीं बदला जा सकता है। एक जोरदार क्रांति हो, जैसी क्रांति अंग्रेजों के टाइम में हुई थी, एक जोरदार क्रांति हो। और लोगों को, हमें लगता है कि इस जनरेशन, खासकर झारखंड में, एक पीढ़ी को आके सामने आके तैयार हो जाना होगा कि भाई हमारी अगली पीढ़ी, हमारा अगली पीढ़ी का अस्तित्व बचे, उनका अधिकार बचे। इसलिए हम संघर्ष के लिए नहीं, आंदोलन के लिए नहीं, हम त्याग देने के लिए और क्रांति के लिए आके तैयार हैं। आज अभी हमारे नौजवान, अभी हमारे प्रदेश में 5 नौजवान बेचारे नाइजीरिया के आतंकियों के कब्जे में हैं। विजय कुमार महतो की डेड बॉडी सऊदी अरब से आज तक नहीं आई, 60 दिन हो गया। पिछले 1 सालों में मैंने सारा बाय राइटिंग में लिख के रखा हूँ, लगभग 74 से 75 नौजवान जिनकी उम्र 22 से 34-35 साल है, जिनका प्रदेशों में, विदेशों में मृत्यु हो गया। और उसी राज्य में रात के अंधेरे में उनको कहेंगे एक दिन सड़क पे आ जाइए, अरबों का काला धन जा रहा है उसी राज्य में। एक दिन हमने कहेंगे कि आखिर तो मौत हो ही रही है, कभी दुबई में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी ट्यूनेशिया में, कभी सऊदी में, हम तो कहीं ना कहीं मारे ही जा रहे हैं। तो चलिए एक दिन आ जाइए रात के अंधेरे में सड़कों पे और देख लीजिए कि आपके राज्य में आपका हिस्सा, आपकी हकमारी कौन कर रहा है। इतना अवैध पार हो रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि क्रांति मांग रही है। और वो क्रांति का आगाज कौन करेगा? आप करेंगे? हम तो तैयार हैं, हम तो शुरुआत है, एकदम क्रांति के लिए तैयार है। तो लोगों को यह भी कहना है कि जयराम महतो जहाँ पहुँच जाते हैं मुखर होकर, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, आज आपको बता रहे हैं बहुत सारे लोग हिले हैं हमारी आइडियोलॉजी से। जी, आसान नहीं है। मैं जिस पॉलिटिक्स को कर रहा हूँ बिल्कुल आसान नहीं है। आज उनका दम घुटने लगा है हमारे विधानसभा जाते ही, जो रसूखदार राजनीति करते थे। खाली पांव एक लड़का विधानसभा में घुस रहा है, उनकी छाती में चोट पहुंच रहा है कि क्या ऐसा भी राजनीति हो सकता है। हमने तो सोचा था कि ये स्वर्ग की राजनीति है, विधायक और जनता के बीच एक फासला होगा, जो फासला ईश्वर और भक्त के बीच होता है। आज सुबह से वो लोग हमारे घर आए थे, हम उनको नाराज हुए। पहले उनको बोले कि हमारे विधायक बना के क्या फायदा हुआ, जब आप 6 बजे आके दरवाजे में आकर एक मैंने भक्त जैसा बैठ जाएंगे। तो हमने शुरू से कहा है नहा धो के खा पी के आइए, अगर उतना इमरजेंसी केस नहीं है खा पी के आइए। सब लगभग कोई भी उतना वो अगर वो और 2 घंटा बाद भी मेरे पास आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। हम बोले हमारा विधायक बनने का क्या फायदा। फिर अगर आप उसी पैटर्न को अपनाएंगे कि विधायक यहाँ जाना है तो 5 बजे भोर चलिए, 10 बजे आइए, खा पी के आइए, हम तो बोले उनको, आज भी बोले। तो वो चीजें लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं आज हम अकेला हैं, सोचिए जिस दिन 20-25 नौजवान अगर ऐसे आ जाएंगे, हम भी वही चिंता करते हैं। हम तो ये भी चिंता करते हैं कि मेरे ही राजनीतिक दल में, जेल कैंप में, जब दूसरा कोई, आज तो हम एक विधायक हैं, जो दूसरा विधायक होगा क्या वो जयराम महतो की तरह जनता से जुड़ेगा? क्या वो जयराम महतो की तरह सोच को रखेगा? या फिर वो भी उसी आबो हवा में कहीं खो ना जाए, वही चकाचौंध की दुनिया में वो कहीं खो ना जाए? तो कैसे बांध कर रखेंगे? मैं भी वो चिंता करता हूं कि मैं तो स्वाभाविक है हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी और उसके लिए तो हम बढ़ाएंगे, वो मेरा लक्ष्य है। लेकिन वो मेरी चिंता मुझे भी सताती है कि जब वो दूसरा विधायक जब आएगा, आज एक है जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, क्या वो जयराम महतो की जो आइडियोलॉजी है, जो जयराम महतो ने शालीनता और सरलता के साथ राजनीति को किया है, क्या वो उसमें टिक पाएंगे? या फिर ये चकाचौंध, ये लग्जरी गाड़ियां, ये महंगे महंगे शौक, क्या उनको फिर अपने बाकी विधायकों और माननीयों की तरह गिरफ्त में तो नहीं लेंगे? मैं उस बात की चिंता करता हूं। दूर कैसे करेंगे? चिंता करते हैं, अच्छी बात नहीं, दूर करेंगे, उसके लिए उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा। और हम लोग लगता है कि नैतिकता का पाठ पढ़ने से लोग पढ़ेंगे? देखिए, मानते हैं बहुत कठिन है आज के दौर में। वही मैं देख रहा था कि आंदोलनकारियों का कार्यक्रम था, 4 लोग नहीं थे, ऑर्केस्ट्रा होगा तो 4000 लोग आ जाते हैं।
जिन आंदोलनकार वो आंदोलनकारी क्या करते हैं, वही अपना किस्सा ही सुनाते ना। तो उनके हमारी युवा पीढ़ी के पास इतना समय नहीं कि हम उनके बलिदानों को सुन सकें। हम जाके एक मूवी में फिर मारपीट की कहानियों को सुन लेते हैं, हम एक मूवी में जाके संघर्ष और आंदोलनों को देख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल में आंदोलन किया, जिन्होंने ओरिजिनल में धुरंधर वाला काम किया है, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। मैं देखा, मैं बड़ा विचलित और चिंतित हुआ कि भाई हम ये तो सच्चाई है, लेकिन समय लगेगा हमें वो चीज़ें हासिल करनी होगी। तो ये हमारे साथ विधायक जयराम महतो थे। मुखर होकर तमाम तरह की बातों को इन्होंने रखा है आमने सामने में। इन्होंने स्पष्ट बताया कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। ये अकेले हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी अकेले हैं, आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ेगी और क्रांति नजर आएगी। आमने सामने में अगले एपिसोड में फिर हम आपको मिलाएंगे अगले शख्स से और जानेंगे समस्याओं और उनसे जुड़े समाधान के संबंध में। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात। जब बैठेंगे आमने सामने,